दोस्तों, आज का जो हमारा मुद्दा है वो मेन मुद्दा ये है कि मोदी जी इतने विश्वस्त कैसे हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट कैसे हैं कि वो लोकसभा 2024 में 400 पार जाएंगे, यानी कि एनडीए 400 से ज़्यादा सीटें लेकर के आएगा। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि अगर तीसरी बार मोदी जी आए तो वो संविधान बदल देंगे, और अगर वो संविधान बदल देंगे तो देश में आग लग जाएगी। आज स्पेशली हम इन दो मुद्दों पर चर्चा करेंगे, उसमें मोदी जी की उपलब्धियां और आने वाले तीसरे टर्म में मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं इसकी संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्ण मित्रों, मैं शिल्पी अस्थाना स्वागत करती हूं आप सबका अपने चैनल हर दिल की भड़ास में। तो जैसा कि सभी लोग मोदी जी की भाई चुनावी रैलियां देख रहे होंगे, उनके चुनावी भाषण सुन रहे होंगे, जिस तरह मोदी जी इस समय मुझे अपने पिछले 10 साल के पीएम से ज़्यादा मुझे गुजरात के 10 साल पुराने सीएम लग रहे हैं। जिस तरह वो गुजरात में फ्रंट फुट पर खेलते थे, बिल्कुल उसी तरह ताबड़तोड़ बैटिंग वो फ्रंट फुट पर आकर के कर रहे हैं, और इससे हमारी संभावनाएं बढ़ रही हैं कि जिसलिए हम लोगों ने 2014 में मोदी जी को अपने देश का पीएम बनाया था, मोदी जी संभवतः अपने आखिरी टर्म में, जी हाँ, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है ये इनका टर्म आखिरी टर्म कहते हुए, क्योंकि मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि रहती दुनिया तक मोदी जी हमारे पीएम बने रहें। लेकिन सब जानते हैं कि दुनिया नश्वर है और मोदी जी की भी उम्र बढ़ रही है। उनके अपने बनाए हुए जो उसूल हैं, उनके अपने बनाए हुए जो मापदंड हैं, उनके आधार पर भी उनकी जिस हिसाब से उम्र है वो इसके बाद कोई दूसरा कार्यकाल नहीं कर पाएंगे। और ना ही मैं ये चाहूँगी कि अपने फ़ायदे के लिए मैं ये चाहूँ कि मोदी जी इसी काम में मतलब 18-18 घंटे इतनी उम्र में भी काम करते रहे। मैं चाहूँगी, वो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं तो थोड़ा अब उन्हें अपनी ज़िंदगी में अपने आध्यात्म के लिए, ईश्वर के से संपर्क के लिए या अपनी धार्मिक क्रियाकलाप के लिए उन्हें टाइम मिले। लेकिन ये संभवतः इसीलिए मैं इसे इनका आखिरी टर्म कह रही हूँ, इसमें जो वो कुछ करेंगे, जो इसकी जिस चीज़ की संभावनाएं मुझे नज़र आ रही हैं, कुछ बुद्धिजीवी लोग भी मैंने सुने हैं, कुछ लोग इंटरव्यूज़, वो लोग भी कह रहे हैं कि ये टर्म वाकई बहुत ही धुआंधार होगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि मोदी जी को इस बार 400 पार ले जाया जाए। तो अब हम चर्चा करेंगे कि क्यों ज़रूरी है। भाई देखिए, हालांकि मोदी जी ने अपने सेकंड टर्म में भी इतने बेहतरीन काम करे हैं भाई। उन्होंने 370 हटा दी, उन्होंने राम मंदिर बनवा दिया, उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी, उन्होंने चीन को आंखें दिखाई, उन्होंने अमेरिका को आंखें दिखाई, उन्होंने अंदर भी बहुत सारे, हमारे देश के अंदर भी अंदरूनी मामलों में भी बहुत सारे काम किए हैं, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें अच्छी लगी और कुछ चीज़ें जो हमें अच्छी नहीं भी लगी। उसके बावजूद आप देखिए मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट क्यों हैं। मोदी जी इतने कॉन्फिडेंट इसीलिए हैं कि वो हमारी नब्ज़ एक डॉक्टर से ज़्यादा समझते हैं। वो एक बहुत बेहतरीन ढंग से जानते हैं कि हाँ, पूरी जनता उनके साथ है। अगर वो कुछ कठोर फैसले लेंगे और जनता को उससे थोड़ी तकलीफ भी होगी, तो भले आपस में आदमी भुनभुना लेगा, 2-4 बातें कह लेगा, लेकिन कभी वो मोदी जी से अलग नहीं जाएगा, क्योंकि जनता को यकीन है कि मोदी जी जो कुछ करेंगे वो देश की भलाई के लिए करेंगे। हो सकता है कि भाई वो भी एक इंसान है, जो भी फैसला लें, हो सकता है वो फैसला इतना बेनिफिशियल ना हो हम लोगों के लिए, लेकिन कभी भी वो हमारे देश के खिलाफ, हमारे समुदाय के खिलाफ या अपने देश के लोगों के खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। तो आने वाले थर्ड टर्म में मोदी जी क्या क्या कर सकते हैं, इस पर हम डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे कि जिस हिसाब से मोदी जी ने अपने सेकेंड टर्म में काम किया है, संभवतः वो आने वाले टर्म में अब की वो पीओके को लेकर के आएंगे। जी हाँ, जहाँ तक अगर हम बुद्धिजीवी वर्ग की बात माने, विश्लेषकों की बात माने, तो वो सबकी उम्मीद है कि इस बार पीओके भारत का अंग बन के रहेगा, क्योंकि इसके बारे में कई बार संकेत दिए जा चुके हैं। मोदी जी की एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि जब भी वो कोई बड़ा फैसला लेने चलते हैं तो कोई ना कोई संकेत दे देते हैं। तो इसमें उन्होंने संकेत जो वो दे रहे हैं अपने भाषणों में, उनको पकड़ने वाले लोगों ने पकड़ लिया है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। तो इसके बारे में राजनाथ सिंह जी से भी एक बार कहीं किसी चैनल पर पूछा गया था, तो उन्होंने कहा था कि पीओके आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा। भाई अपने आप पीओके के पाँव थोड़ी हैं कि वो चल के आ जाएगा। भाई पीओके को लाया जाएगा, अपने देश में सम्मिलित किया जाएगा। नेहरू जी ने जिस तरह से तश्तरी में सजा करके पीओके पाकिस्तान को दे दिया था, उस तरह से सजा करके वो वापस नहीं आएगा। उसको लाने के लिए प्रयास करने पड़ेंगे, और वो प्रयास मोदी जी ही कर सकेंगे। अमित शाह जी से भी एक बार पूछा गया था कि इसके लिए आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं, तो अमित शाह जी ने कहा था कि इसकी स्ट्रेटजी मैं आपको टीवी पर तो नहीं बता दूंगा। दैट मीन्स कि कोई ना कोई स्ट्रेटजी चल रही है, और संभवतः वो इसी मोदी जी के थर्ड टर्म में ही पूरी होगी। दूसरी बात जो है वो चाइना की तरफ अगर हम ध्यान दें, तो LAC पर जिस तरह से हमारी सेना बढ़ती जा रही है, हमारे असलहे बढ़ते जा रहे हैं, जिस तरह से हम वहाँ पर इतने एग्रेसिव हो गए हैं कि इस समय चीन भी मतलब चीन जो इतना अकड़ा रहता था, उसकी अकड़ में काफ़ी कमी आई है। तो एक बड़ा काम ये चीन पर होगा कि चीन का कोई ना कोई तो निपटारा किया जाएगा। जिस हिसाब से अब मोदी जी चीन को 1 इंच भी अंदर नहीं आने दे रहे हैं, जबकि इस कांग्रेस के काल में जब देखो तब चीन आगे बढ़ता चला था, तो ऊपर से राहुल भैया पूछते हैं कि भाई चीन इतने अंदर तक घुसाया, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो झूठ बोलते हैं, प्रोपेगेंडा करते हैं, प्रपंच रचते हैं, उन्हें यही आता है। तो संभवतः चीन के लिए भी एक
बहुत बड़ा काम किया जाएगा। तीसरी बात, अभी मोदी जी ने अभी आरबीआई के गवर्नर से बात कही थी कि 4 जून के बाद बैठेंगे हम लोग को बड़े बड़े काम करने। इसका मतलब आर्थिक मामलों में भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाएगा। अब वो बड़ा डिसीजन क्या हो सकता है, इतनी समझ तो मुझे आर्थिक नीतियों की नहीं है, वो कोई बड़ा अर्थशास्त्री बता सकता है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा। अब वो किस तरह की पॉलिसी लाएंगे या किस तरह के चेंजेस करेंगे या किस तरह की क्रांति आएगी, ये कोई अर्थशास्त्री ही डिटेल में बता सकता है। उसके अलावा जो सबसे बड़ा शिकंजा कसा जाएगा वो देश के भ्रष्टाचारियों पे कसा जाएगा, जिसका संकेत मोदी जी साफ साफ दे रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। दैट मीन्स जो अभी केजरीवाल धरे गए हैं ये एक छोटे हैं, अभी आने वाले समय में बड़े बड़े धुरंधर, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी धरे जाएंगे। वो बड़े बड़े भ्रष्टाचारी कौन है ये दुनिया जानती है। राहुल गांधी इतने ज़्यादा डेस्परेट, इतने ज़्यादा एग्रेसिव, इतने ज़्यादा हताश क्यों नज़र आ रहे हैं? क्योंकि उनको पता है कि अगर थर्ड टर्म में मोदी आ गए तो मोदी जो हैं इस बार माँ बेटे को जेल में डाले बिना नहीं छोड़ेंगे। इसका यही होगा, या तो राहुल गांधी देश से भागेंगे और या तो फिर वो जेल के अंदर बैठेंगे। क्योंकि जो अभी पता चला होगा कि ईडी ने 750 करोड़ का जो घोटाला पकड़ा है वो भी पीएमएलए के अंतर्गत आ रहा है। और वो दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि जो 2G घोटाला जिसे बंद करवा दिया गया था, उस 2G घोटाले पर फिर से कार्रवाई शुरू करने की आदेश दिया है सीबीआई को कि भाई इसकी जांच आप फिर से शुरू करिए। तो जो इतना राहुल गांधी चीख चीख कर चिल्ला रहे हैं कि अगर मोदी आ गए तो वो संविधान बदल देंगे, सीधी सी एक बात है कि संविधान बदल देना, अगर संविधान में संशोधन करना है तो 100 बार से ज़्यादा कांग्रेस उसमें संशोधन कर चुकी है। मेरे ख्याल से 104 संशोधन हमारे संविधान में हो चुके हैं। अगर 2-4 संविधान में संशोधन मोदी जी कर देंगे तो भाई कौन सी आग लग जाएगी देश में। दूसरी बात, अगर प्रस्तावना में वो मानते हैं कि मान लीजिए प्रस्तावना ही चेंज कर देते हैं, संशोधन नहीं वो बदल ही देते हैं, तो मोदी जी साफ कह चुके हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर भी आ जाएं तो संविधान कोई नहीं बदल सकता है। और ना ही संविधान बदलने की ज़रूरत है। हमारे संविधान में इतनी, मतलब हमारा कह रहे थे हमारा संविधान इतना कठोर नहीं है, उसके अंदर ही रह के मोदी जी जो करना चाहे वो कर सकते हैं, उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है संविधान को बदलने की। अगर 2-4 अमेंडमेंट करते हैं तो अमेंडमेंट तो कांग्रेस ने भी करे हैं, तो संविधान मोदी जी क्यों बदलेंगे, उन्हें ज़रूरत क्या है बदलने की। और अगर उसमें वो कोई संशोधन कर देते हैं तो जो पहले 104 संशोधन हुए तो देश में कितनी बार आग लगी थी, जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश में आग लग जाएगी, पहली बात। दूसरी बात आप ये देखिए कि ये बंदा अपने शपथ पत्र में ये कह रहा है, अपने मैनिफेस्टो में ये कह रहा है कि मैं संविधान बदल के माइनॉरिटीज़ के लिए ये करूँगा वो करूँगा। मैंने तो बहुत सारी चीज़ें सब पढ़ी नहीं क्योंकि इतनी ज़्यादा, मतलब मुझे लगा कि ये केवल बेवकूफ़ बनाने वाली बातें हैं या फिर दूसरों के फ़ायदे की बातें हैं, तो मैं क्यों पढ़ूँ। तो मैंने बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ा, जो इधर उधर से कान में पड़ गया। तो बंदे ने कहा है कि अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि मैं संविधान संशोधन करके आपके लिए ये करूँगा वो करूँगा, ऐसे करूँगा वैसे करूँगा। तो भैया तुम्हारे संशोधन पे कहीं आग नहीं लग रही है, मोदी जी के संशोधन पे आग लग जाएगी। इसका सीधा सा तुर्रा यही है। आग कहाँ लगेगी? भ्रष्टाचारियों के धन में लगेगी, जो कुबेर के बने बैठे हैं, कुबेर के खजाने गढ़े बैठे हैं, उन कुबेर के खजानों में आग लगेगी। हमारे देश में कोई आग नहीं लगेगी, हमारे देश में कोई आग लगने नहीं जा रही। तुम कितने भी प्रयास कर लो राहुल गांधी, अब तुम एक बुझे हुए कारतूस हो चुके हो, तुम्हारी कोई नहीं सुनने जा रहा है। वो ज़माने गए जब तुम्हारे कांग्रेस के कहने पर 84 में इतने सिखों का कत्ल कर दिया गया था नृशंसता से, और तुम्हारे पिताजी ने कुछ भी नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि भाई जब बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है, भूल गए वो दिन। अब वो ज़माने चले गए, अब तुम्हारी कोई इतनी नहीं सुन रहा है कि तुम्हारे पीछे इतना भागे। तो मोदी जी, और एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात होगी वो ये होगी कि भाई जिस हिसाब से मोदी जी ने संदेश खाली की महिलाओं को वादा किया है कि वो उनके संग न्याय करेंगे, दैट मीन्स कि टीएमसी की सरकार गिराई जाएगी, और गिराना चाहिए भी। जो ये इसके 2 सरकारें, मेरे ख्याल से 2 सरकारें गिरा करके वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। एक दिल्ली की आप सरकार, दूसरी बंगाल की टीएमसी सरकार, क्योंकि इन दोनों ने ही अपनी जनता को बुरी तरह से त्रस्त किया है और देश के खिलाफ कार्य किए हैं। उनके आधार पर ये सरकारें गिरनी चाहिए। और वैसे भी इस पर कांग्रेस का मुँह है बोलने का। कांग्रेस ने तो अपने 70 साल के शासनकाल में 90 बार स्टेट की सरकारें गिराई और बिना कोई माकूल वजह दिए हुए गिराई। पसंद नहीं थी नेहरू जी को, इसलिए वो पंजाब की सरकार गिरा दिया। तुरंत आज़ादी के तुरंत बाद एक पंजाब की गिराई थी और एक केरल की शायद गिराई थी।
केरल की सरकार की राजनीति क्योंकि उन्हें पसंद नहीं थी। तो यहाँ पर तो मोदी जी के पास मुद्दे हैं। तो इसलिए मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि इस बार अगर आप सच में मोदी जी को वही मोदी जी देखना चाहते हैं जो गुजरात मॉडल वाले मोदी जी थे, गुजरात के सीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो आप मोदी जी को 400 के पार लेकर के जाइए। तो जितने भी भ्रष्टाचारी, जितने भी देशद्रोही, जितने भी हमारे देश के खिलाफ लोग हैं, हमारे दुश्मन हैं, चाहे वो पड़ोसी देश हों, उन सबको अगर नाको चने चबाने हैं तो हमें मोदी जी को 400 पार लेके जाना है। बस इसी के साथ आज का मैं ये एपिसोड यहीं समाप्त करती हूँ। मिलते हैं दिल के भड़ास के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम, हर हर मोदी।